बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आदाब, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ बीपीसीसी 131 यूनिट 3 के हवाले से। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और आपने भी अपनी किताब में अपने जो लेसन प्लान आप लोगों को मिला है उससे आप लोगों ने पढ़ाई की होगी और कुछ सीखा होगा। पिछले क्लास में भी हमने आपको नफ्सियात से मुतालिक बहुत सारी बातें बताई थी और आज फिर हम एक नए उन्वान के साथ आपके सामने मौजूद हैं, हाजिर हैं। और आज का जो उन्वान है वो ऐसा उन्वान है जिससे हम सब वाकिफ हैं, बल्कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका हर वक्त इस्तेमाल करते हैं और उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। उस उन्वान का नाम है इक्तिसाब या सीखना, इंग्लिश में जिसे लर्निंग कहते हैं। लर्निंग या सीखना हमारे लिए अनजान लफ्ज़ नहीं है, इससे हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और अपनी ज़िंदगी में हम इसका इस्तेमाल होते हुए बचपन से या यूँ कह लें कि जब से हम होश संभालते हैं हम इस चीज़ से वाकिफ़ होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में निकल के सामने आती है कि आखिर ये इक्तिसाब या लर्निंग है क्या, किसे कहते हैं? ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए मौजूदा इल्म के अलावा इंसान कुछ अपने रवैये में, अपने बाहरी दुनिया के साथ कुछ नई चीज़ों को सीखता है और उसमें बदलाव आता है और उस जिसकी वजह से उसके रवैये में बदलाव आता है और वो बदलाव परमानेंट होता है। यानी कि ये इक्तिसाब एक ऐसी तब्दीली है, एक ऐसा मॉडिफिकेशन है, एक ऐसा चेंज है जो हमारे रवैये में बदलाव लाता है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि ये लगातार चलते रहता है। यानी कि जब हम पैदा होते हैं, यानी कि माँ के कोख से लेकर कब्र तक जाने तक जो लर्निंग की प्रोसेस है वो होते रहती है और हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिससे हमारे रवैये में बदलाव आता है, हमारे एडजस्टमेंट में बदलाव आता है और हम नई नई चीज़ों से वाकिफ होते रहते हैं। क्या है इक्तिसाब की नौइयत, यानी कि इक्तिसाब का की जो खासियत है वो क्या है? आगे हम ये देख रहे हैं कि इक्तिसाब की बहुत सारी नौइयत है, खुसूसियात हैं और इसका जो दायरा है वो बहुत वसी है। वसी इस मामले में है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा अमल है जो कि हम लगातार चलते रहता है। इसके बाद ये हम जब पैदा होते हैं, हम माँ के कोख से लेकर के कब्र तक चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, लगातार चलता है। दूसरी बात कि इसमें हम नई हम हमारा जो रवैया होता है, हमारा जो बर्ताव होता है, उसमें चेंजेस आता है, उसमें बदलाव आता है, उसमें तब्दीली आती है और हम एक तरह के रवैये से दूसरे तरह के रवैये को सीखना शुरू कर देते हैं। लर्निंग के साथ एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अनलर्निंग, यानी कि कुछ चीज़ों को हम नहीं सीखते हैं, तो इसे भी लर्निंग या इक्तिसाब में ही शामिल किया जाता है या इसी प्रोसेस में शामिल किया जाता है कि नहीं सीखना या अनलर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी एक तरह का सीखना ही कहलाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लर्निंग की जो खुसूसियात है उसकी सबसे बड़ी खुसूसियात ये है कि ये हमें एडजस्टमेंट के लायक बनाता है, यानी कि हम अपनाना सीखते हैं, हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, हम अपने आप को स्टैब्लिश करना सीखते हैं। इसलिए कहा गया है कि इक्तिसाब मकसद बामकसद होता है। बिना मकसद के अगर हम कुछ सीखना चाहें तो हम सीख ही नहीं सकते हैं, या अगर हमारे सामने कोई मकसद ना हो तो हम फिर सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देख सकते हैं कि अगर आपका जब एग्जामिनेशन होता है तो आपकी तैयारी बहुत तेज हो जाती है। हम उस वक्त एग्जामिनेशन से पहले तक
पढ़ाई करते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी जो रफ्तार होती है, उसमें जो तेजी होती है, उसमें वो बहुत ढीली होती है। लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन का टाइम आता है, एग्जामिनेशन का वक्त आ गया, तो हमारी जो तैयारी होती है, हमारी जो रफ्तार होती है पढ़ाई करने की, वो बहुत तेज हो जाती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारे सामने एक मकसद है कि हमें एग्जाम में पास होना है, इम्तिहान देना है, इम्तिहान में अच्छे नंबर लाना है और अच्छे नंबरों के साथ आगे वाले क्लास में जाना है। तो इस पर्पस से हम अपनी पढ़ाई जो है वो ज्यादा तेज कर देते हैं और हम सीखना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि ये जो लर्निंग है उसमें वो बामकसद है, उसमें वो गोल ओरिएंटेड होता है। जब तक उसमें कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं, तो हम लर्निंग करेंगे ही नहीं। इसके अलावा और लर्निंग के बारे में हम बात अगर करते हैं, तो ये हम ये देखते हैं कि लर्निंग का जो अमल है वो बहुत वसी है। वसी इन द सेंस कि ये इसमें ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी जो रवैया है, वो रवैये के सभी आयाम को वो कवर करता है। सभी आयाम को मतलब कोग्निटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, तीनों एरिया को कवर करता है। हरकियाती, शनाख्ती, जितने भी तरह की जो एरिया है, मतलब जो भी आयाम है इसके, उन सभी आयाम में हम लर्निंग के प्रोसेस को होते हुए देखते हैं। इसलिए इसका अमल हम बहुत वसी मानते हैं। और जैसा कि हमने भी कहा कि ये कभी ना खत्म होने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलते रहती है और हम सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सीखने की कोई उम्र होती है कि हम सिर्फ बचपन में ही सीखते हैं या हम सिर्फ स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं उस वक्त सीखते हैं। सीखने के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं होती है। और हम अपने मुआशरे से, हम अपने आसपास के लोगों से, छोटे लोगों से, बड़े लोगों से, किसी से भी कुछ भी सीख सीख सीखने के लिए तैयार रहते हैं और हम सीखते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सीखना कहीं पे जाकर के खत्म हो जाता है, ये खत्म नहीं होता है। हम कितना भी सीख लेते हैं, फिर भी हमारी जो लर्निंग है होती है वो पूरी नहीं होती है, अधूरी ही रहती है। और हम जो है वो सीखने के रफ्तार में या सीखने के जो सीक्वेंस है उसमें हम आगे बढ़ते रहते हैं। सीखने के लिए एक जरूरी बात और ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सीखना उसे कहते हैं जो मैच्योरिटी के बाद भी आता है। यानी कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं या हमारे अंदर किसी तरह का कोई बदलाव किसी बीमारी की वजह से आ रहा है या किसी दवा वगैरह खा लेने की वजह से हमारे रवैये में अगर कोई बदलाव आता है और हमारा रवैया बदल जाता है, तो हम इसे सीखने का नाम देते हैं। नहीं, सीखना इसे नहीं कहा जाता है। सीखने के लिए जैसे कि हमने बताया कि वो पर्पस होता है, मकसद होता है और इसमें और हमारे रवैये में परमानेंट चेंज आता है। यानी कि उसमें जो जो हमारा रवैये जो बदलाव आता है वो परमानेंट होता है, उसे सीखना कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि हमने कंप्यूटर सीखा, तो कंप्यूटर सीख लिया हमने। कंप्यूटर सीखने के बाद अब हमारे रवैये में ये बदलाव आया कि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हम कंप्यूटर को बखूबी चला लेते हैं, कंप्यूटर से हम अनजान नहीं हैं। और ये बदलाव ऐसा नहीं है कि आज हमने सीखा और हम कल भूल जाते हैं। जब तक कि इसमें हम प्रैक्टिस यानी कि मशक करते रहते हैं, ये सीखना हमारा बना रहता है। तो सीखने के लिए खास बात और जरूरी ये होती है कि हम इसमें प्रैक्टिस और तजुर्बा, एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे से, अपने प्रैक्टिस से हमारा जो सीखना होता है वो ज्यादा कामयाब होता है और उससे वो जो सीखना होता है वो हमारे रवैये में, हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लाता है, जिसे हम सीखना कहते हैं। सीखने के या इक्तिसाब के बहुत से अकसाम हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स हैं इसके। खास तौर पर आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर हमने जिक्र किया है, आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं कि 4 तरह के इक्तिसाब को जरूरी तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले ज़बानी इक्तिसाब, उसके बाद हरकियाती इक्तिसाब, फिर तसव्वुरी इक्तिसाब और चौथा है इम्तियाजी तालीम। ज़बानी इक्तिसाब, जैसा कि आप नाम से
सुन रहे हैं कि इसका ताल्लुक ज़बान से है। ज़बान का मतलब कि जो वो वैसी चीज़ें जिसे हम बोल करके एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि इस तरह के सीखने में वर्ड्स का, लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और बोल करके हम अपनी बात दूसरे तक पहुँचा सकते हैं और इसके ज़रिए हमारा सीखना जो है वो पूरा होता है। तो इसे हम ज़बानी इक्तिसाब या वर्बल लर्निंग कहते हैं। दूसरा है हरकियाती इक्तिसाब। हरकियाती इक्तिसाब का मतलब है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग का मतलब एक्टिविटीज़, यानी कि हमारा जो जिस्म है, उसमें जो उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उसमें जब हरकत होती है और उस हरकत की वजह करके हम कुछ सीखते हैं, तो वो कहलाता है हरकियाती इक्तिसाब। जैसे चलना, चलने के लिए हरकत करना है, उछलना, उछलने के लिए हमारा जिस्म जो है, हमारे पैर जो है, वो हमारे दिमाग से कमांड लेते हैं और हम उसके बाद हम उछलना शुरू करते हैं। दौड़ना, भागना या इस तरीके का कोई और मोटर स्किल जो जिसमें कि हाथ पैर की मदद की जरूरत होती है, जो हम सीखते हैं, जैसे सिलाई मशीन चलाना, या अभी हमने आपको एक मिसाल दिया कंप्यूटर सीखना, उसमें हाथों की जरूरत पड़ती है, तो हाथों से हम सीखते हैं उस चीज को, तो वो कहलाता है हरकियाती इक्तिसाब। दूसरी तरह के जो इक्तिसाब और है वो है तसव्वुरी या कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग में जो खास बात है वो बात ये होती है कि इसमें हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस का रोल होता है। यानी कि हम किसी चीज का तसव्वुर करके ही उस चीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, उस चीज को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने एक गुलाब के फूल का नाम लिया जाए, तो गुलाब का फूल नाम सुन करके ही आपके दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनती है, और उस सिर्फ तस्वीर ही नहीं बनती है, बल्कि आपको उसकी खुशबू, उसके फायदे, उसके अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल, ये सारी बातें आपके दिमाग में एक साथ आ जाती हैं कि गुलाब के फूल से ये सारी चीजें मुंसलिक हैं। तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग या तसव्वुरी इक्तिसाब, जिसमें कि हमारे दिमाग के अहम जो हिस्से हैं उनका रोल होता है, कॉर्टेक्स का, हाइपोथैलेमस का, और ये सारी चीजें जो हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं, उनके उनकी वजह से ये जो मुमकिन होता है, इसलिए इसके तसव्वुरी इक्तिसाब इसे कहा जाता है, जिसमें कि हम सिर्फ उस चीज को ही नहीं समझते हैं बल्कि उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसलिए इसे तसव्वुरी इक्तिसाब कहते हैं। आगे हम जो चौथे तरह के इक्तिसाब का जिक्र कर रहे हैं वो है इम्तियाजी इक्तिसाब। इम्तियाजी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हम एक चीज से दूसरी चीज को फर्क करना समझ सकते हैं। यानी कि आपके कमरे में अगर 4 तरह की लाइट जल रही है, तो उस 4 तरह के लाइट को देख करके आप बता सकते हैं कि एक नीली रोशनी आ रही है, एक तरफ से पीली रोशनी है, एक तरफ से हरी रोशनी आ रही है। इसी तरीके से अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपको एम्बुलेंस की आवाज सुनाई पड़ती है, आपके घर के गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है, आपको किसी स्कूटर या मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई पड़ती है, तो आप बखूबी ये फर्क कर सकते हैं कि ये आवाज एम्बुलेंस की है, ये आवाज हमारे घर की गाड़ी की है, ये मोटरसाइकिल की थी, ये स्कूटर की थी, वगैरह वगैरह। यानी कि हम इस तरह जब फर्क करना सीख जाते हैं, तो इसे हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या इम्तियाजी इक्तिसाब कहते हैं। सीखने के इस कड़ी में आगे हम देखते हैं अलग अलग तरह के नजरियात, यानी कि अलग अलग तरह के माहिर नफ्सियात या और जितने लोग थे जिन्होंने सीखने को के बारे में, सीखने की तारीफ की, सीखने के बारे में बहुत सारी खास बातें बताई, उसमें उसके मद्देनजर सीखने के बहुत सारे नजरियात हैं, जिसमें कि खास तौर पर कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग अपना अहम रोल रखता है, या इसके बारे में जानकारी जो है वो आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर जरूरी है, इसलिए मैं आपके साथ इसके बारे में गुफ्तगू करने जा रही हूँ। और इन तीनों पर खास
फोकस करके आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि एक स्टिमुलस दूसरे के साथ कंडीशनड हो जाता है। कंडीशनड हो जाने का मतलब कि उससे उसका लगाव, उसका जुड़ाव इस तरीके का हो जाता है कि वो स्टिमुलस मौजूद ना रहने पर भी हम उसको अज्यूम करके, उसको मान करके उस पर उसके जैसा उससे मुतालिक अपना रवैया जो है वो दिखाते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम किसी चीज को जब सीखते हैं तो उस चीज को सीखने के लिए उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है, या उस रीइंफोर्समेंट के जरिए हम किसी चीज को सीखते हैं। और कॉग्निटिव लर्निंग में ऑब्जर्वेशन के जरिए या अपने जहनी नक्शे के जरिए हम किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। इन सब नजरियात, ये अलग अलग तरह के जो नजरियात थे, इन सब नजरियात की अपनी अपनी खासियत है और इनका अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। इसमें सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे, जो जिसे पावलव ने दिया था। पावलव माहिर नफ्सियात नहीं थे, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे जो जानवरों के हाजमा पर तजुर्बा करते थे अपने लैब में। तो उन्होंने देखा कि अपने लैब में उन्होंने कुत्ते को एक, जैसा कि आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं, कि उसे एक स्टैंड पे उसको कुत्ते को उन्होंने बांध दिया, और कुत्ते को बांधने के बाद एक कुत्ता जो था वो भूखा था। खास बात यहाँ है कि कुत्ता जो है वो भूखा था। भूखे कुत्ते को वहां पर रखा गया और उसके सामने खाना रखा गया। जाहिर है कि क्या होगा, एक कोई भी कुत्ता क्या, अगर कोई इंसान भी भूखा है और उसके सामने खाना रख दिया जाए तो उसे उसके मुंह से स्लाइवा या लार जो है वो टपकने लगेगा और उसे वो उस चीज को पाना चाहेगा। तो जो कुत्ता था, जो भूखा कुत्ता था, उसके सामने जब खाना रखा गया तो खाना देख करके उसके मुंह से स्लाइवा या लार निकलना शुरू हो गया, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। पावलव ने क्या किया कि थोड़ी देर के बाद कुत्ते को खाना दिया और उसके बाद दूसरी बार उन्होंने कुत्ते को खाना दिया और फिर इसके साथ एक घंटी बजाई, घंटी की आवाज। तो जैसे ही खाना दिया गया, बहुत कम वक्फे के डिफरेंस पर उस घंटी को बजाई गई, तो घंटी की आवाज और खाना को देख करके जो लार टपकाने का जो रिस्पांस था, जो उनका जो कुत्ते का जो रिस्पांस था, वो एक नेचुरल रिस्पांस था। थोड़ी देर के बाद इसी तरह की कोशिश वो लगातार अपने लैब में करते रहे और कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी की आवाज सुनाई जाती थी और उसके बाद फिर उसे खाना दिया जाता था। फिर घंटी की आवाज सुनाई पड़ती थी और खाना दिया जाता था। बाद में क्या किया गया कि सिर्फ घंटी की आवाज बजाई गई और खाना नहीं दिया गया, लेकिन रिस्पांस में ये पाया गया कि कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया। कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया। वो क्यों शुरू किया? इसलिए शुरू किया कि घंटी की आवाज के साथ खाने का जो रिस्पांस था वो एसोसिएटेड हो गया, वो कंडीशनड हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुत्ते के सामने जब खाना रखा गया तो कुत्ते ने लार टपकाया, जो कि उसका एक नेचुरल रिस्पांस था। इसके बाद घंटी की आवाज उसको दी गई। घंटी की जब आवाज उसको सुनाई गई और खाना नहीं दिया गया तो वहां पर उसने लार नहीं टपकाया। लेकिन तीसरी मर्तबा ये किया गया है कि खाने के साथ घंटी की आवाज को सुनाया गया और ऐसा बार बार किया गया। बार बार करने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि बिना खाना देखे ही सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, जिसे कि कंडीशन रिस्पॉन्ड कहा गया। यहाँ पर आप देखिए, दूसरे स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो भूखा कुत्ता है जिसके मुंह से कोई लार नहीं टपक रहा है सबसे पहली तस्वीर में, और सामने घंटी रखी हुई है जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, जिसको देख करके कुत्ते के मुंह से लार टपकने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि खाना देख के ही लार टपकेगा। दूसरे रो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना है। खाना
भी है और घंटी भी है, और कुत्ता जो है लार टपका रहा है। कुत्ता लार क्यों टपका रहा है? क्योंकि वो उसे खाना दिखाई पड़ रहा है और वो कुत्ता भूखा है, इसलिए वो लार टपका रहा है। घंटी यहाँ पर भी न्यूट्रल स्टिमुलस है, लेकिन घंटी की कंडीशनिंग उस खाने के साथ जब हो जाती है तो तीसरे रो में आप देख रहे हैं कि खाना मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ घंटी को देख करके, घंटी की आवाज सुन करके कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया, यानी कि वो कंडीशन रिस्पॉन्ड जो है वो दिखा रहा है। इस कंडीशन रिस्पॉन्ड को समझने के लिए पावलोव ने कुछ उसूल, प्रिंसिपल्स बताए, जिसमें कि सबसे पहला है हुसूल, या जैसे एक्विजिशन कहते हैं। यानी कि जब हम भूखे कुत्ते के सामने खाना रखते हैं और घंटी की आवाज सुनाते हैं, तो कुत्ता जो है वो खाना देख करके लार टपकाता है, और बार बार ऐसा करने पर खाना और घंटी की आवाज जब हम बार बार कर उसको सुनाते हैं, तो वो एक टाइम ऐसा आता है जब बिना खाना देखे ही सिर्फ घंटी की आवाज पर रिस्पॉन्ड करता है। इसे एक्विजिशन या हुसूल कहा जाता है। यहाँ आप इस स्लाइड में बखूबी देख रहे हैं कि किस तरीके से दूसरे नीचे वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुत्ते ने लार टपकाया घंटी और खाने की आवाज को देख करके। दूसरा है जो जो दूसरा प्रिंसिपल पावलोव ने बताया वो है एक्सटिंक्शन, यानी कि मिटना या खत्म होना, फना हो जाना। यानी हम जब किसी रिस्पॉन्स को सिखाते हैं, जब कुत्ते को सिखाया गया और बार बार वो रिस्पॉन्स उसको दिया जा रहा था, तो वहां पर एक टाइम ऐसा आता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो खत्म हो जाता है, वो मिट जाता है। तो इसे एक्सटिंक्शन या मिटना कहा गया। उसके बाद तीसरा है महर के आम बनाना, यानी स्टिमुलस स्टिमुलस जनरलाइजेशन। कुत्ते को जब हम घंटी की आवाज सुनाते हैं तो वो घंटी की आवाज पे रिस्पॉन्ड करता है। अब घंटी की आवाज अगर 1000 हर्ट्स है, 9000 हर्ट्स है, 1200 हर्ट्स है, अगर उसमें जो भी बदलाव है, तो उन सब पर वो रिस्पॉन्स करता है, यानी कि वो लार टपकाना शुरू करता है। इसको स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घंटी की आवाज, यानी कि सिर्फ घंटी की आवाज होनी चाहिए, उसमें वो जो भी बदलाव हो, चाहे वो ज्यादा हो या थोड़ा कम हो, या तो उसमें उसमें वो जनरलाइज कर लेता है, उसको वो आम मान लेता है कि घंटी की आवाज जैसे सुनाई पड़ती है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। इसके बाद इसकी जस्ट ऑपोजिट, या इसका हम उल्टा कह सकते हैं कि इम्तियाज करना, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करना। यहाँ पर जो है वो कुत्ता है, अगर जब उसको हम घंटी की आवाज सुनाते हैं तो 900 हर्ट्स हो या 1000 हो या 1200 हर्ट्स हो, उसमें वो फर्क करना सीख जाता है, यानी कि अब यहाँ पर वो रिस्पॉन्ड 1000 पर ही करेगा। अगर उसको हमने उसको 1000 हर्ट्ज पर खाना देना शुरू किया है, उस खाना उसके साथ कंडीशन किया है, तो वो सिर्फ 1000 हर्ट्ज की घंटी की आवाज सुनकर ही रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी आवाजों के साथ वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसे डिस्क्रिमिनेशन कहा गया। इसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी आती है कि जब एक्सटिंक्शन हो जाता है, यानी कि जब कुत्ता रिस्पॉन्स करना खत्म कर देता है, फना हो जाता है उसका रिस्पॉन्स करना, तो वहां पर थोड़े समय के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो अचानक से फिर से कंडीशन रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। यानी कि थोड़े समय के बाद उसके अंदर अचानक से फिर वो उसी तरीके से कंडीशन रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, यानी कि घंटी की आवाज सुनते ही वो खाना देख करके या घंटी की आवाज सुनते ही वो रिस्पॉन्ड करता है, खाना उसके सामने हो या ना हो। एक और कॉन्सेप्ट जो कि पावलोव ने बताया, आला ऑर्डर कंडीशनिंग, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। आला ऑर्डर कंडीशनिंग जैसे ही हम कहते हैं तो हमारे जहन में बात आती है कि यहाँ पर हमारे दिमाग का जो सबसे आला हिस्सा होता है वो उसका रोल जो है बहुत बहुत अहम हो जाता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हम उसे आवाज से कंडीशन कर रहे हैं, यानी कि घंटी की आवाज से कुत्ते को हम कंडीशन कर रहे हैं, तो दूसरा एक जो हायर ऑर्डर प्रोसेस है, जिससे हम कह सकते हैं कि देखना, तो रोशनी अगर हम उस पर डालें तो रोशनी के साथ भी वो कंडीशन हो जाता है, यानी कि लाइट के साथ भी वो रिस्पॉन्ड वैसे ही करता है जैसे उसने
आवाज के साथ की थी। तो अब कुत्ते का जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ घंटी की आवाज पर ना होकर के लाइट के साथ हो जाता है, जिसे हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहा जाता है। और पावलोव ने कंडीशनिंग के लिए इसको इम्पोर्टेंट बताया है। पावलोव के इस नजरियात को इंसानों पर देखने के लिए वॉटसन ने एक अलग से एक्सपेरिमेंट किया, एक तजुर्बा किया। वॉटसन ने तजुर्बा ये किया कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम लिटिल अल्बर्ट, छोटा बच्चा था जिसका नाम था अल्बर्ट, उसके ऊपर उन्होंने तजुर्बा किया। उस बच्चे को किसी चीज से डर नहीं लगता था, किसी चीज से डर नहीं लगता था। ये मतलब कि उसे किसी भी इस तरह की चीज के सामने, पहले चूहा रखा गया, खरगोश रखा गया, या इस तरह का कोई और फरी आइटम जो है उसके सामने रखा गया, लेकिन उसको उससे डर नहीं लगा। उसने किसी भी तरीके के खौफ का जो इजहार नहीं किया, और वो न्यूट्रल रहा। एक नेचुरल रिस्पॉन्स ये है कि जैसे ही अगर तेज आवाज हम बच्चे को सुनाए तो उसे डर लगेगा, वो खौफ ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से लिटिल एल्बर्ट जो था, उसे भी तेज आवाज से, जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, उसे तेज आवाज में उसने डर या खौफ जो है वो दिखाया। उसके बाद इस डर या खौफ को जैसे ही एक चूहे को उसके सामने लाया गया, उस तेज आवाज के साथ कंडीशन किया गया, चूहे को उसके सामने दिखाया गया और वो तेज आवाज जो है वो उसके सामने बजाई गई। तेज आवाज से बच्चा डर गया, और सामने चूहे को देखकर बार बार जब उसके साथ ऐसा किया गया तो वो तेज आवाज चूहे के साथ कंडीशन हो गई। और कंडीशन होने के बाद नतीजा ये हुआ कि अब बच्चा जैसे ही चूहे को देखता था, आवाज हो ना हो, उसे डर या खौफ लगने लगता था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखा जाता है कि कंडीशनिंग में किसी स्टिमुलस के साथ दूसरे स्टिमुलस का जो एसोसिएशन हो जाता है, उससे हमारा जो रवैया है उसमें बदलाव हो जाता है, और हम दूसरे तरीके का रवैया जो है वो सीख लेते हैं। दूसरे नजरियात जो इक्तिसाब से मुतालिक है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे स्किनर ने दिया। इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि स्किनर ने एक चूहे के ऊपर अपना तजुर्बा किया, और स्किनर बॉक्स में जो जिस तरह का जो बॉक्स उन्होंने तैयार किया उसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। उस बॉक्स में बटन दबाने पर आगे दरवाजे पर एक बटन लगा था, उस बटन को दबाने से जो फूड जो खाने की जो गोलियां रखी हुई थी दूसरी तरफ, वो उससे वो खुल जाती थी, और वो खाने की गोलियां जो है वो फूड कप में गिरने लगती थी, और तब चूहे को वो खाना जो है वो मिल जाता था। यहाँ भी भूखे चूहे को रखा गया और उसे स्किनर बॉक्स के बाहर छोड़ दिया गया। स्किनर बॉक्स के बाहर इधर उधर कूदने के बाद चूहे को जब चूहा जो है वो इधर उधर जब दौड़ता था और अचानक से उसका पैर उसके ऊपर, उस बटन के ऊपर पड़ा, और उसको फूड पैलेट जो है खाने की गोलियां उसके कप में आई, तो उसे खाना मिला। इसी बीच इस तजुर्बे में स्किनर ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक शॉक भी चूहे को दिया गया बीच में, जिसे मैगजीन ट्रेनिंग कहा गया था, कि उसके जो चूहा का जो स्किनर बॉक्स था उसमें वो जो खिड़की थी वो उसके पास पहुंचने के लिए उसे कुछ खटखट की आवाज आती थी। जब जैसे ही गोलियां उसमें गिरती थी तो खटखट की आवाज आती थी, जो कि उसके लिए रेइंफोर्समेंट का काम करता था। और वहां तक पहुंचने के लिए चूहे को एक हल्का शॉक भी दिया जाता था, जो कि नेगेटिव रेइंफोर्समेंट का काम करता था। लेकिन चूहा जो भूखा था तो वो नेगेटिव, उसने कोशिश करके उस बिहेवियर को, उस रवैये को सीख लिया, जिससे कि उसे कुछ मिलता है, यानी कि उसको कुछ इंसेंटिव मिल रहा था, कुछ उसके पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट मिल रहा था, यानी कि उसके खाने की गोलियां मिल रही थी। तो इस तरह के सीखना को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, जिसमें रीइंफोर्समेंट जो है, जिसे हम कमक या तकवीत देने वाला स्टिमुलस कह सकते हैं, जिससे कि तशफ़ी होती है, तकवीत मिलती है, वो दो तरीके के होते हैं। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में जैसे कि आपको जो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है, जैसे कि खाना और पानी, और जो जो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है, जैसे कि जो जिन चीजों की जरूरत हमें बाद में होती है, जैसे कि पैसा हो, रिवॉर्ड हो, वगैरह वगैरह।
रेनफोर्समेंट के बारे में, इसके निज़ाम के बारे में, इसके जो शेड्यूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है कि ये दो तरीके के हैं, इंटरवल शेड्यूल्स और रेशियो शेड्यूल्स। इंटरवल शेड्यूल्स में टाइम इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इंपॉर्टेंट यानी कि जब रिइंफोर्समेंट दिया जाता है तो एक खास वक्फे के बाद दिया जाता है, या जैसे 10 मिनट के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद ऐसे दिया जाता है। और रेशियो शेड्यूल में जो रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो जब जब चूहा या जो कोई भी जानवर जिस पर तजुर्बा किया जा रहा है, वो जब सही रिस्पॉन्स करता है, जो सही जो उसका रिस्पॉन्स जब होता है, तो उसकी सही रिस्पॉन्स के हिसाब से उसे रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में क्या होता है? वेरिएबल रेशियो शेड्यूल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिइंफोर्समेंट है वो दिया जाता है वेरिएबल्स के हिसाब से दिया जाता है कि उसका जो कि उसने कैसा रिस्पांस किया है, उसका क्या वो वेरिएबल क्या था। फिक्स्ड रेशियो में किया जाता है कि करेक्ट रिस्पांस जब वो करता है तब जाके उसे वो रिस्पांस मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं, एक यहाँ पर मैं जिक्र करती हूँ कि बाय वन गेट वन फ्री, कि अगर आप एक खरीदते हैं तो आपको एक फ्री मिलता है, तो आपको एक फ्री लेने के लिए एक खरीदना पड़ेगा। इसे फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल कहा जाता है। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, इसमें क्या है कि दो वेरिएबल के बीच में जो जब सही रिस्पांस होता है तो उसको वहां पर आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। फिक्स्ड रेशियो इंटरवल शेड्यूल में, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल में फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आपको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक टाइम स्लॉट है कि इतने से इतने के बीच में इतना मिलेगा, इतने से इतने के बीच में इतना दिया जाएगा, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट से मुतालिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ साथ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में भी बात की और ये बताया कि सीखने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो ज्यादा जरूरी होते हैं, या उनका जो रोल है वो ज्यादा अहम होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से हमेशा जो रिस्पॉन्स है वो कमजोर होता है। इसके बाद जो इक्तिसाब के जो नजरियात हैं, उन नजरियात में एक तीसरा नजरियात यहाँ पर है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे बैंडोरा ने दिया था। इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है। और ये लर्निंग, जैसा कि नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग है, तो यहाँ हम देख करके या जो सीखते हैं, या हमारा जो सीखना होता है वो देख करके या सामने वाले को ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं। तो सीखने के लिए यहाँ पर तीन बातें हैं, एक है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है मॉडलिंग और तीसरा है इमिटेशन। ऑब्जर्वेशन में हम सामने वाले के रवैये को, उसके हरकतों को देख करके सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मॉडलिंग में क्या होता है कि सामने वाला कोई ना कोई हरकत करता है, आपके सामने आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके रवैये को देख करके आप सीखते हैं। वो जैसा रवैया करते हैं वो उनके जैसा रवैया हम सीखते हैं। और इमिटेशन में क्या होता है कि हम दूसरे के रवैये की नकल करते हैं। वो रवैया हमारे घर के लोगों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे ये आस पड़ोस के लोगों के साथ, जैसा जो भी हमारे माहौल में हमारे सामने आते हैं, उनके रवैये को देख करके हम उनकी नकल उतारते हैं, हूबहू हम उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं। तो अब बैंडोरा ने बताया कि सोशल लर्निंग में ये तीन तरीके से हम सीखते हैं। इसमें जो इसके जो खास एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं अटेंशन। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए ये जरूरी होता है कि हम जिस चीज को सीखना चाहें उस पर ध्यान दें। जरूरी बात यह है कि जब तक हम किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे हम सीख नहीं सकते। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौलियात में बहुत सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, या हम उन चीजों से होकर गुजर जाते हैं। तो बाज दफा ये होता है कि कई चीजों पे तो हमारी नजर भी नहीं पड़ती है। तो नजर इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हमारा ध्यान वहां तक नहीं गया। जब हमारा ध्यान चला जाता है तो जैसे ही ध्यान जाता है हम
उस चीज को लर्न करते हैं, सीखना शुरू करते हैं या उसको समझना शुरू करते हैं। तो बैंडूरा ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए ये जरूरी है कि हमारे अंदर अटेंशन होना चाहिए किसी चीज को सीखने के लिए, ध्यान होना चाहिए। इसके बाद रिटेंशन होना चाहिए कि उस चीज को हम अपने मेमोरी में, अपने जहन में उसको जहन नशी करें कि हमने जो देखा, जो हमने जिस चीज पर ध्यान दिया हम उसको वहां पर स्टोर करें। स्टोर करने के बाद फिर हम उस चीज को परफॉर्म करें। जैसे कि अगर आप किसी चीज को आपने कंप्यूटर सीखा, तो सीखा इसलिए, सीखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान की जरूरत पड़ेगी कि हम उस चीज पर ध्यान दें। फिर उस चीज को हम मेमोराइज करें, अपने दिमाग में, अपने जहन में उसको उतारें कि हमने जो सीखा वो कैसे सीखा। उसके बाद हम उसको करके देखते हैं कि हमने जो सीखा वो हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद फिर हम उसमें, हमारे अंदर जब कोई ना कोई ऐसा ड्राइव, कोई ना कोई ऐसा फोर्स, कोई ना कोई ऐसी ताकत जब तक नहीं होती है कि हमें उस चीज को सीखने के लिए मजबूर करती है, तब तक हम उस चीज को नहीं सीख पाते हैं। यानी कि हमारे अंदर, जैसे कि अगर आपको टाइम पर कहीं पहुंचना है, तो अगर आपका सीएल कटता है, अगर आपको फाइन लगता है, अगर आपको जुर्माना देना पड़ता है, तो हम वहां पर वो रीइंफोर्समेंट हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा करता है कि हम जल्दी जल्दी किसी तरह से भी उठ करके टाइम पर वहां पर मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमें इसके बारे में हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है कि हाँ, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, या हमें इसके बाद उससे हमें मॉनिटरी फायदा होने वाला होता है, तो भी हम उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर नटशेल में ये बात कही जा सकती है कि मोटिवेशन या हमारा जो अंदरूनी जो ताकत है, जो फोर्स है, वो ऐसा होता है जब ज्यादा किसी न किसी रीइंफोर्समेंट से की वजह से होता है, तो हम उस काम को जल्दी कर लेते हैं या जल्दी सीख लेते हैं या उसे करना पसंद करते हैं। तीन तरह के रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया गया है यहाँ पर। एक है डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम डायरेक्ट आपकी तारीफ करते हैं। जैसा कि आप अपने स्लाइड में देख रहे हैं कि बच्चा सीख रहा है और उसकी माँ उसे इनकरेज कर रही है, वेरी गुड, यहाँ लिखा हुआ है वेरी गुड, उसे बोल करके उसके बढ़ावा दे रही है। इस तरह का रीइंफोर्समेंट उसे दिया जा रहा है कि जो तुम काम कर रहे हो बहुत अच्छा है। उसके बाद है वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट में यहाँ है कि देखिए, आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक बच्चा खड़ा है अपनी टीचर के साथ और टीचर उसे समझा रही है, और दूसरा जो बच्चा है वो सोच रहा है कि हमको उसके जैसा बनना है। वो उसको जब उसकी तारीफ हो रही है, तो वो जो दूसरा बच्चा है उसको इस बात का मोटिवेशन हो रहा है कि इस चीज को हम भी अगर ऐसा करें तो हमारी भी तारीफ होगी। और एक सेल्फ रीइंफोर्समेंट का होता है कि यहाँ पर हम खुद ही अपने बारे में, अपने अपने आप को कुछ रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं। जब आप तैयार होते हैं, तो आप आईने के सामने जब खड़े होते हैं, तो आप खुद ही जज करते हैं सबसे पहले कि हाँ, हम अब अच्छे लग रहे हैं या नहीं, अभी हमारा जो बाल है वो थोड़ा अच्छे तरीके से और संवरना चाहिए, या ये जो कलर है हमारे ड्रेस का वो सही नहीं है, मैचिंग नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें हम सेल्फ रीइंफोर्समेंट, अपने आप से अपने जो रिएक्शन होता है हमारा, वो खुद से हम कर लेते हैं। इसको समझाने के लिए, सोशल लर्निंग के बारे में बताने के लिए, बैंडूरा ने एक बोबो डॉल तजुर्बा किया, जिसमें बोबो डॉल एक टेडी बेयर जिस टाइप से का एक डॉल हो, जिसको कि एक बच्चों के ग्रुप के सामने रखा गया। दो तरीके के बच्चों का ग्रुप रखा गया, जिसमें एक ग्रुप के सामने बोबो डॉल को कुछ लोग बहुत मार पीट रहे थे और उसके साथ बहुत बदसलूकी कर रहे थे, और दूसरी तरह के बच्चे के सामने बोबो डॉल के साथ इस तरह का कोई भी बर्ताव नहीं किया गया। तो देखा गया कि नतीजे में ये देखा गया कि जिस बच्चे के सामने बोबो डॉल के साथ मारपीट या बदसलूकी की गई थी, उन बच्चों में वैसे ही मारपीट या बदसलूकी का जो बर्ताव है वो डेवलप कर गया। और जिन बच्चों के सामने बोबो डॉल के साथ अच्छे से बर्ताव किया गया, जब उन तो उसके उन उन वो बच्चे भी उनके सामने, बोबो डॉल के सामने या किसी दूसरे के सामने, उन लोगों ने भी अच्छे से बर्ताव करना सीख लिया।
कॉग्निटिव लर्निंग में जैसे कि हमने बताया कि हायर मेंटल ऑर्डर प्रोसेस जो है वो उनका रोल अहम होता है, और हायर मेंटल ऑर्डर प्रोसेस की वजह से हम किसी चीज को सीखते हैं जिसमें कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो जहन है, उसका उसका जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। इसमें हम अपनी जुबान से, अपने सेंस ऑर्गन की मदद से सीखते हैं। इसमें सबसे पहले इंसाइट लर्निंग के बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे इंसाइट लर्निंग जो ऐसा लर्निंग है जिसमें कि हम किसी चीज को सीखते हैं, जब सीखने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज को सीख नहीं पाते हैं, और लाख कोशिश करने के बाद भी हम उस चीज को सीखने में कामयाब नहीं होते हैं। फिर हम उस चीज को छोड़ देते हैं, उसको उसको सीखना छोड़ देते हैं। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि अचानक से हमारे दिमाग में एक सूझ पैदा हो जाती है, और हम उस चीज को फिर से करने की कोशिश करते हैं और हम उसे करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए इसे कहा गया आहा एक्सपीरियंस, कि बहुत खुशी होती है आहा एक्सपीरियंस का, या वो जो तजुर्बा होता है कि वाह हमने ये कर लिया। तो इसे इंसाइट लर्निंग कहा जाता है। इसमें सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर तजुर्बा किया गया, कोहलर ने किया था, और वो तजुर्बा ये किया गया कि उसके सामने एक भूखे चिंपैंजी के सामने जो है वो खाना रखा गया। इसमें बहुत सारे तजुर्बात किए गए हैं। ये है कि भूखे के सामने खाना रख दिया गया, लेकिन खाना उसके पिंजरे से की पहुंच से काफी दूर था, और उसके पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिससे कि वो उस खाने को हासिल कर सके। सिर्फ वहां पर दो छोटी छोटी छड़ियां रखी हुई थी। तो बहुत उछल कूद करने के बाद चिंपैंजी किसी तरीके से जब अपने पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका, और वो उस खाने को पा नहीं सका, तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया और वो चुपचाप कोने में जाके बैठ गया। फिर अचानक थोड़ी देर के बाद वो उठता है, और उठने के बाद फिर से पिंजरे के चारों तरफ घूमता है, और घूमने के बाद वो उन दो छड़ियों को मिलाने की कोशिश करता है, उनसे खेलना शुरू करता है। शुरू में वो उनसे पहले खेलना शुरू करता है, और फिर खेलते खेलते वो दोनों छड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो जैसे ही वो छड़ियां जुड़ जाती हैं, वो दो छोटी छड़ी लंबी हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, और जैसे बड़ी हो जाती है तो सुल्तान जो चिंपैंजी था उसके दिमाग में ये बात आ गई कि उसने वो तजुर्बा किया, और उस दोनों छड़ियों को जोड़ करके उस छड़ी की मदद से उसने वो खाना जो है वो अपनी तरफ खींच लिया और उस खाने को खा लिया। तो इसे ही इंसाइट लर्निंग कहा गया, कि जहां पर हम कभी कभी कोशिश करने के बावजूद सीख नहीं पाते हैं, लेकिन अचानक से हमारे दिमाग में कोई ऐसी सूझ पैदा हो जाती है, कोई ऐसे आइडियाज आ जाते हैं जिसको कि अपना करके हम सीखने उस तरह की चीज को सीखने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें 4 स्टेप्स या 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बताया कि प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले सुल्तान ने क्या किया कि एक छड़ी को तक वहां तक वो पहुंचा, उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, इंक्यूबेशन, कि इसको जोड़ के हम अगर वो हासिल कर ले तो ये हासिल हो सकता है। उसके बाद वो उस तजुर्बे को करने में कामयाब रहता है, और फिर बार बार उसी तजुर्बे से वो खाने को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंसाइटफुल एक्सपीरियंस और वेरिफिकेशन, ये 4 स्टेप्स को स्पेशली बताया गया है सूझ के लिए, कि हम इनकी मदद से, कि हमारे दिमाग में पहले कोई तैयारी चलती है, फिर उसके बाद एक सूझ, एक आइडिया आता है, फिर उस आइडिया को हम उसका तजुर्बा करते हैं, और फिर उससे हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं। लैटेंट लर्निंग का जो माने हैं, वो लैटेंट लर्निंग कहते हैं कि छिपा हुआ, यानी कि कुछ कोशिश करने के बाद हमारे अंदर से कुछ वो सारी बातें जो है जो हमारे जहन में बनती हैं, जो जिसे हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं, या जहनी नक्शा जिसे कहते हैं, उसकी मार्फत हम लर्न कर लेते हैं या सीख लेते हैं। इसे टॉलमैन ने अपने तजुर्बाती स्टडी में इसे बताया इसके बारे में। इसमें क्या किया गया कि एक चूहे को भूल भुलैया में डाल दिया गया, और भूल भुलैया में दो तरह के चूहे के ग्रुप को डाला गया, कि एक को सीधे रास्ते से डाला गया और दूसरे को उसमें कुछ घूमने की आजादी थी। तो सीधे रास्ते से जो जाते थे उनको खाना मिल जाता था, लेकिन जो चूहे चारों तरफ से घूम के जाते थे उन्हें अलग अलग तरह के तजुर्बात जो है वो हासिल हुए, और उनकी जो लर्निंग थी वो दूसरे जो एक्सपेरिमेंटल जो कंट्रोल ग्रुप के लर्निंग से
उनसे उनसे वो अलग पाई गई। तो ये देखा गया कि जो चूहे जो आप चारों तरफ घूम करके आए, जो जिन्हें डायरेक्ट खाना नहीं मिला, जो घूम करके आए, उन्होंने कुछ सीखा और उनके तजुर्बात जो थे वो दूसरे चूहे के तजुर्बात से वो बिल्कुल अलग थे। यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि कैसे चूहा जो है वो अलग-अलग तरीके से जा रहा है और उसे कुछ खाने का जो जिसे खाना जब मिलता है तो उसके जो तजुर्बात हैं वो सीधे जिनको खाना मिल गया उसके तजुर्बात से अलग है। तो वो जो लोग जिस तरह के जो चूहे थे जिन्हें जो चारों तरफ से घूम के आए मेज बॉक्स में, जब चारों तरफ से घूम के आए तो उनके दिमाग में एक मैप बन गया। उनके दिमाग में एक तरह का एक जहनी नक्शा तैयार हो गया कि इस तरह से जाने पर हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर खाना रखा हुआ है। और उस दौरान वो उस चीज को वो लर्न कर लेते हैं, उस रास्ते को वो सीख जाते हैं जब उन चूहों के मुकाबले जिन्हें डायरेक्ट या सीधे रास्ते से खाने तक पहुंचाया गया था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक जहनी नक्शे की मदद से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। कभी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए एक मैप तैयार हो जाता है, एक रास्ता हम हमवार करते हैं और उससे हम सीखना शुरू कर देते हैं। इस तो अब इसके यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि जो चूहे हैं, टॉलमेंस के चूहे हैं, उनका एक मेंटल पिक्चर उस मेज बॉक्स में बन जाता है कि कैसे हम वहां पर जाकर के एक उस रास्ते से जहां से एंट्री गेट है, जहां से चूहे को छोड़ा गया था, उन्हें वो पहुंचेंगे वहां पे अपने खाने तक जहां पर उनका खाना रखा हुआ है। यूजुअली जो अक्सर क्या होता है कि जो चूहे थे वो दिखा रहे थे कि वो कोई छोटा रास्ता से जाके चले जाए, वहां पर जाकर जिससे कि उनको खाना मिल जाए आसानी से। लेकिन जब उनको मैप में उस मेज जो कि भूल भुलैया जिसको कहते हैं, जिसमें कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भूल भुलैया में जब चूहे को डाला जाता है तो उसका जो रास्ता है वो क्लियर नहीं होता है। ये हम सब जानते हैं कि हमारा जो रास्ता है, जब हम किसी भूल भुलैया में चले जाते हैं या ऐसे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं जहां से हमें आसानी से पता नहीं होता है कि हमें किस तरफ जाना होता है, तो हम वहां पर भटकने लगते हैं। तो ऐसे में मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चूहे को एक मेज बॉक्स में डाला गया। चूहे को किसी दूसरे बॉक्स में भी डाल सकते थे, लेकिन उसको एक मेज बॉक्स में डाला गया जहां पर उसे अपने मंजिल तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल हो। तो वहां पर वो चूहा अपने इधर उधर कभी दूसरे रास्ते भटक जाए, कभी दूसरे रास्ते, तो करते करते वो जब अपने रास्ते पहुंच गया जहां पर उसका खाना रखा था, यानी कि जब वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो उसके दिमाग में उस रास्ते का मैप जो है, वो जो नक्शा है वो बन गया कि हम अगर इस रास्ते से आते हैं तो हमें वो खाना वो जल्दी मिल जाएगा। तो दूसरे प्रयास में, दूसरे कोशिश में ये देखा गया कि चूहा जो था वो उस जब उसने उसके दिमाग में वो नक्शा तैयार हो गया, वो मैप बन गया, तो वो आसानी से उसमें उसी रास्ते से अपने मैप के हिसाब से घूमता हुआ वो सीधा आया और आकर के उसने खाने के रास्ते से खाना खाना जहां रखा हुआ था उस रास्ते से जाकर के खाना को हासिल कर लिया। तो यहाँ टॉलमैन ने ये बताया कि जो चूहे थे वो उन्होंने इस चीज को लर्न किया, सीखा। पहले उनके दिमाग में कोई मैप नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, इसलिए वो भटक रहे थे, वो इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन जब उनके दिमाग में वो नक्शा तैयार हो गया तो उन्हें खाना लेने में कोई तकलीफ या कोई दिक्कत नहीं हुई और वो आसानी से वहां पर पहुंच गए और उन्होंने अपना खाना जो है वो ले लिया, यानी कि उनको कम कोशिश के साथ ही वो चीज मिल गई। तो कॉग्निटिव मैप का जो कॉन्सेप्ट टॉलमन ने दिया, उनका ये मानना था कि जब किसी चीज को करने में हमें मुश्किल होती है तो हम उस चीज को दूसरे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज हो जाए, हम उस चीज को सीख जाए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं हमारी जिंदगी में भी, बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जब हम जो हम आसानी से नहीं सीखते हैं, तो उसे उसे सीखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, बार बार हम कोशिश करते हैं। लर्निंग में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि जब हम बार बार कोशिश करते हैं तो गलती होती है, फिर कोशिश करते हैं फिर गलती होती है, और इस तरीके से गलती और कोशिश के को करते हुए जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो एक दौर ऐसा आता है
जब हम उस चीज को अच्छे से बिल्कुल सीख जाते हैं। तो यही बातें टॉलमैन ने बताई कि हम यहाँ पर जब हम करते हैं तो करने के साथ साथ उस मोटर एक्टिविटी के साथ साथ हमारे दिमाग में एक नक्शा तैयार हो जाता है, एक मैप बन जाता है। और उस मैप जब वो मैप तैयार हो जाता है तो हमें दूसरी बार कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम उस मैप के जरिए उस काम को आसानी से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी हिसाब का आप कोई हिसाब बना रहे हैं, हिसाब बनाने में जो उसके फॉर्मूला है उसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है या फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो बार बार कोशिश करने के बाद आप उस चीज को, उस हिसाब को, उस सम को नहीं बना सकते हैं। बार बार गलती होगी, बार बार आप उसमें कामयाब जो है वो नहीं होंगे। लेकिन जब आपको फॉर्मूला मिल जाता है तो वो फॉर्मूला आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके अपना एक निशान बना लेता है। दूसरी बार अगर जब आपको वो हिसाब बनाना पड़ता है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वो हिसाब आपके सामने आता है, आपके दिमाग में, आपके जहन में वो फॉर्मूला बिल्कुल मैप, उसका जो नक्शा है वो तुरंत सामने आ जाता है और हम और आप जो है उस हिसाब को आसानी से बना लेते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो याद जब हम करते हैं तो वो जहन नशी हो जाता है, दिमाग पे हमारे नक्श हो जाता है। नक्श हो जाने के बाद हमें फिर उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर किताब पलट के देखने की, कॉपी पलट के देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वहां से निकल करके आपके जहन के पे वो आपके मैप पर जाकर वो छप जाता है, उस वो नक्श कर जाता है। और फिर जब आपको उस चीज को कहीं लिखना होता है या कहीं बोलना होता है तो आप बिना किसी किताब के, बिना किसी मदद के, बिना देखे आप उसे आंख बंद करके भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। वो इसलिए कि वो नक्शा आपके जहन में जहन नशी हो गया है। तो टॉलमैन ने इस बारे में बताया कि हम सीखने का की एक जो एक और जो स्टाइल है या जो तरीका है सीखने का, वो ये है कि हम कॉग्निटिव मैप के थ्रू सीखते हैं। और ये कॉग्निटिव मैप जो हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस की वजह से होता है। अगर आपका हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सही नहीं है, डेवलप नहीं है, तो हम इस तरह का कॉग्निटिव मैप नहीं बना पाएंगे, हमारे जहन में वो नहीं बन पाएगा और हम फिर उस चीज को नहीं सीख सकते हैं। तो अलग अलग तरह से सीखने के नजरियात में टॉलमैन ने इस पे खास तौर पर इस बात पर जोर दिया, फोकस किया कि हम कॉग्निटिव मैप के जरिए भी अच्छे से कुछ सीख सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज इस सीखने के उन्वान से आप लोग वाकिफ हुए होंगे और इस सीखने के उन्वान को जो जिसकी वजाहत मैंने की उसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बताई, जिसमें कि सीखना क्या है, इसके अलग अलग टाइप्स कैसे हैं, क्या इसके जो नज़रियात हैं उसमें वो नज़रियात क्या क्या हैं, जिसमें कि ख़ास नज़रियात हमने आपको बताया कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सोशल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, लैटेंट लर्निंग। जो इसके सीखने के बारे में जो खास बात मैंने बताई वो ये थी कि सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाला अमल है, बहुत वसी अमल है। और एक हमारे रवैये में जो परमानेंट चेंज होता है वो सीखना कहलाता है। यानी कि जब अगर हम किसी चीज को सीखें और हम उस चीज को भूल जाए या उससे हमारे रवैये में कोई बदलाव ना आए तो वो सीखना नहीं होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सीखना मैच्योरिटी की वजह से भी होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम बहुत कुछ सीखते हैं, सीख जाते हैं। तो उस सीखने को सीखना नहीं कहते हैं, इक्तिसाब नहीं कहते हैं। सीखना उसे कहा जाता है जो कि हमें एडजस्टमेंट में मदद करता है, जो कि हमें अडाप्शन में मदद करता है। यानी कि जब हम किसी चीज को अपनाते हैं तो उसमें वो मदद करता है। दूसरी कि सीखने, जिस चीज को हमने सीखा तो उससे हमारे रवैये में एक परमानेंट चेंज आता है। यानी कि हमारा रवैया बदल जाता है और हम पहले रवैये के साथ साथ या पहले रवैये की जगह पर दूसरा रवैया जो है वो अपनाते हैं, यानी कि उसमें हम तरमीम करते हैं। तो ये सीखना कहलाता है। जो इसके अलग अलग जो टाइप्स बताए हमने, इसके अलग अलग एग्जाम बताए, इसमें वर्बल लर्निंग, मोटर लर्निंग, हरकयाती, जबानी,
तसव्वुरी और इम्तियाजी सीखना। इम्तियाजी सीखना को हमने आपको बताया जैसे मिसाल के तौर पर कि हम जब किसी चीज़ को करना सीख जाते हैं, अलग करना सीख जाते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग या इम्तियाजी सीखना कहलाता है। जैसे कि आपके सामने अगर हम चावल के 2-4 आइटम अगर रख दें, एक चावल सादा चावल है, एक पुलाव है, एक खिचड़ी है, तो आप सब में फ़र्क कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसे हम इम्तियाज़ी सीखना कहते हैं। तेज़ रोशनी की मिसाल मैंने दी थी कि अगर बहुत कमरे में 3-4 तेज़ रोशनी जल रही है, तो उन सारी तेज़ रोशनी में से भी हम फ़र्क कर सकते हैं, इम्तियाज़ कर सकते हैं कि कौन-सी रोशनी लाल है, कौन-सी रोशनी हरी है और कौन-सी नीली है। इस तरीके से आवाज़ के मुतालिक हम डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं। तसव्वुरी सीखना जो कि हायर मेंटल ऑर्डर प्रोसेस का ही हिस्सा है, जिसमें कि हम तसव्वुर से सीखते हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे दिमाग में बन जाता है। अगर हम किताब कहें तो आपके सामने बहुत तरह-तरह की किताब जो है वो आपके सामने आएँगी और आप सोचेंगी कि किस तरह की किताब की बात हो रही है। अगर हम कहें कि ये स्कूल की किताब की बात स्कूली किताब है, तो आप सीधे आपका ज़हन जो है वो स्कूल की किताबों से मुतालिक किताबों पर नज़रसानी करता है। अगर हम ये कहें कि ये कोई रिलीजियस किताब है, मज़हबी किताब है अगर ये, तो जितने भी मज़हबी किताब हैं वो सब आपकी आँखों के सामने आएँगे। इसमें कुरान है, गीता है, बाइबल है, ये सब आप क्योंकि हमने आपके सामने नाम दिया मज़हबी किताब, तो मज़हबी किताब से ताल्लुक जितनी सारी किताबें हैं वही आपके सामने आएँगी, कोई दूसरी किताब आपके सामने नहीं आएगी। इसे हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है। और जैसा कि बताया कि ज़बानी लर्निंग में ज़बान से हम लफ्ज़ों से हम सीखते हैं। इसमें हम सिंबल का किसी इसका जो निशान है कि किसी तरह के निशान या कोई और अलग तरह के सिंबल है, उनको हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन या उनका जो मुज़ाहिरा है, वो हम लफ्ज़ों से ही करते हैं, यानी कि लफ्ज़ इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। बिना लफ्ज़ों के वर्बल लर्निंग या ज़बानी सीखना जो है वो मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से जो हमने बात की क्लासिकल कंडीशनिंग की, जो नज़रियात की अलग-अलग नज़रियात की बात की, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो सबसे ज़्यादा देखने को भी मिलता है कि हम अब इमिटेट करते हैं, नकल करके सीखते हैं। अक्सर ये इंसानी फितरत है, नकल करना तो इंसानी फितरत है। तो हम दूसरे को जैसा करते देखते हैं, हम तुरंत वैसा करना सीख जाते हैं। मॉडलिंग यानी कि हम खुद कुछ ऐसा करते हैं और हमारे बिहेवियर को देख करके दूसरे सीखते हैं। तो और ऑब्जर्व करना यानी कि दूसरे के बिहेवियर को हम जब ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे के रवैये को जब हम देखते हैं, समझते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाता है। कंडीशनिंग का भी बहुत सारे मिसाल हमारे ज़िंदगी में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हम ऐसे कंडीशन के साथ अपने आप को कंडीशन कर लेते हैं ऐसे स्टिमुलस के साथ, जो कि जिनके साथ हमारा जो रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है क्योंकि लाशऊरी तौर पर हम कंडीशन्ड हो जाते हैं। जैसे गुलाब के फूल की अगर हम बात करें, तो गुलाब का फूल जो है वो एक खूबसूरत चीज़ है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा लाशऊरी तौर पर या किस वजह से अगर कंडीशनिंग उसके साथ हो जाती है और हम खौफज़दा हो जाते हैं उसे देख करके, तो ये कंडीशनिंग की मिसाल होगी। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में तो जैसा कि हमने बताया कि रीइंफोर्समेंट की वजह से हम सीखते हैं, जैसा रीइंफोर्समेंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सीखना है वो ज़्यादा बेहतर होते चला जाता है। और इसमें स्किनर ने ख़ास तौर पर बताया कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से सीखने में कमी ही होती है, ना कि उसमें इज़ाफ़ा होता है। तो पॉज़िटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा अच्छे तरीके से या मज़बूत तरीके से सीखने को कारगर करता है। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपको इस गुफ्तगू से फ़ायदा हुआ होगा और अगले क्लास में हम मिलेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।